गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ेंगे। समास में सबसे पहले समास की परिभाषा को हम जानेंगे और समास के कितने प्रकार होते हैं उसको जानेंगे। उसके बाद फिर हम जितने भी प्रकार हैं उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण के द्वारा हम समास को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को समास की परिभाषा बता देती हूँ। दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद जब अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके मिलते हैं तो उस मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद जब अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके जब आपस में मिलते हैं तो उस मेल को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि विभक्ति क्या होता है? आप लोग कारक विभक्ति पढ़े हो, तो वही विभक्तियों को छोड़ करके जब दो पद जो है आपस में मिल जाता है और उसी मेल को समास कहते हैं। और उससे मिले जो शब्द होते हैं उसको हम समासिक शब्द कहते हैं। समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। समास 6 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है बहुव्रीहि समास और छठवां होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, समास जो है 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले तत्पुरुष समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास और पांचवा बहुव्रीहि और छठवां अव्ययी भाव समास। तो हम लोग ये समास के कितने प्रकार होते हैं ये तो अभी जाने हैं। साथ में अब समास के जितने भी प्रकार हैं उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण के द्वारा हम समास को आज समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग बोर्ड में देखिए, समास का सबसे पहला जो प्रकार था, जैसे कि मैंने समास के 6 प्रकार बताया, तत्पुरुष समास, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि और अव्ययी समास। तो हम लोग सबसे पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा को यहाँ पर देखते हैं और उसके उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? इस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे कि मैंने पहले ही यहाँ पर समास की परिभाषा में बताया था कि दो या दो से अधिक पद जब अपनी विभक्तियों को छोड़ करके आपस में मिलते हैं तो उस मेल को हम समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या बोल रहा है कि ये जो समास है इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, दूसरा पद का विशेषता बता रहा है। यानी कि पहला पद जो है विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, तभी तो उसकी विशेषता बताएगा। यानी कि पहला पद हमेशा क्या है? पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। यानी कि पहला पद जो रहेगा वो हमेशा विशेषण रहेगा तत्पुरुष समास में। और क्या होता है, इसको दूसरा पहचानने का तरीका क्या होता है? विग्रह करते समय कारक विभक्ति लगती है। कारक विभक्ति आप लोग जानते ही हो, का, की, के लिए, से, में, ये सारे जो शब्द आते हैं ये कारक विभक्ति है। तो इन्हीं विभक्तियों को हमको पहचानना है और इन्हीं विभक्तियों के द्वारा हम जान पाएंगे कि यह तत्पुरुष समास है। तो हम लोग यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कैसे तत्पुरुष समास ये है। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। सबसे पहले है रसोई घर, राजा पुत्र, और उसके बाद में राजा पुत्र नहीं होगा, ये राजपुत्र होगा। रसोई घर, राजपुत्र, धनहीन, देशवासी, जन्मांध, देशभक्ति, हस्तांतरित, ऋण मुक्त। अब इन उदाहरण के द्वारा हम तत्पुरुष समास को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रसोई घर। अब इसमें इस समास की परिभाषा में क्या दिया है? इस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद हम यहाँ पर देखिए, पहला पद हमको क्या समझ आ रहा है? रसोई। पहला पद हम निकालिए, रसोई, ये लिख लिए। अब उसमें क्या बोला? पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। दूसरा पद क्या है? घर। तो घर किस प्रकार का है? किस चीज के लिए है? घर के लिए, मतलब किस चीज के लिए बोल रहा है? तो घर की विशेषता क्या है? रसोई करके बता रहा है। यानी कि घर किस प्रकार का है ये कह रहा है। तो हमको इसमें कारक विभक्ति लगेगी। तो इसमें क्या बोलो? विग्रह करते समय। हम अभी यहाँ पर समास को विग्रह कर रहे हैं, तो विग्रह करते समय इसमें जो कारक विभक्ति का प्रयोग होगा इसी के द्वारा हमको समझ में आ जाएगा कि तत्पुरुष समास है और साथ में इसका पहला पद जो है विशेषण है। दूसरे पद की विशेषता बता रहे हैं ना कि घर जो है, घर तो कई प्रकार का होता है, छोटा बड़ा या फिर किस प्रकार का घर है, किस चीज का घर है, ये बताया जा रहा है कि ये घर जो है रसोई घर है। तो रसोई के लिए घर,
रसोई के लिए घर। अब देखिए दूसरा पद, यहाँ पर बोला ना इस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो दूसरा पद घर हुआ और घर की विशेषता क्या हुई कि वो किस प्रकार का है, रसोई है, वो जो घर है वो रसोई है, तो रसोई विशेषता हुआ और कारक विभक्ति अपनी क्या हुई, के लिए। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास, इसमें आया कारक विभक्ति। अब दूसरा में इसी प्रकार से देखते हैं, राजपुत्र, पुत्र की विशेषता क्या है, पुत्र की विशेषता क्या है, तो पहला पद फिर यहाँ पर विशेषण आ रहा है, पुत्र की विशेषता बताया, पुत्र बोल रहा है तो पुत्र की विशेषता कुछ भी हो सकती है, अमीर है, गरीब है, राज है, राज माने की राजा, तो यहाँ पर कैसे होगा इसका पुत्र की विशेषता। तो पहले हम यहाँ पर पहला पद को लिख लेते हैं, राजा, राजा ने राजा, तो क्या होगा राजपुत्र का, राजा का पुत्र, पुत्र की विशेषता बता दिया कि यह राजा का पुत्र है, अमीर का है, गरीब का है, ठीक है ना, इस तरह से पता चल रहा है राजा का है कि धनहीन का है, क्या है, सब समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखो धनहीन, अब धनहीन, तो इसको पहला पद हमको पहले लिख लेना है धन। अब धन यहाँ पर क्या कारक विभक्ति क्या लगेगी, पहला पद फिर यहाँ पर बोल रहा है उसी प्रकार जैसे इसमें परिभाषा दी है ना उसी के अनुरूप सभी बनेगा। इस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो ये है पहला पद और दूसरा पद है हीन। हीन मतलब किस भाग किस चीज के लिए उसमें हीन भाव है, क्या हीन भाव बताया जा रहा है, धनहीन, तो धन से हीन, धन से हीन, क्योंकि वह उसके पास में धन नहीं है, तो ये हो गया धन से हीन। उसके बाद में अगला देखिए देशवासी, देशवासी का क्या होगा, देखो पहला पद हम फिर लिख लेते हैं देश, अब उसके बाद में वासी यानी कि वास कर रहा है कहीं पर, तो वो कहाँ वास कर रहा है, नगर में वास कर रहा है, गांव में वास कर रहा है, जंगल में वास कर रहा है कि विदेश में वास कर रहा है, तो क्या बोल रहा है देश, तो कहाँ है देश का वासी, क्या हो जाएगा इसका कारक विभक्ति क्या आएगा का, और देश का वासी, ये हो गया। उसके बाद अगला देखिए जन्मांध, जन्मांध, तो इसका कारक विभक्ति क्या होगा, तो पहले हमको सबसे पहले पद को लिखना है, तभी हमको समझ में आएगा कि कारक विभक्ति क्या होनी चाहिए, तो जन्म लिख दिए पहले, ये हो गया। अब उसके बाद में बचा हुआ जो है अंध दिख रहा है, अंध, अंध जो भी पढ़ना चाहो अंध, अंध यानी अंधा, तो क्या होगा जन्म और यहाँ पर अंधा, तो बीच में क्या होना चाहिए, कौन सी कारक विभक्ति लगेगी, से, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, ये हुआ कारक विभक्ति इसका। अंधे की विशेषता क्या है कि वह जन्म से अंधा है। उसके बाद में अगला देखिए देशभक्ति, भक्ति, उसकी भक्ति किस प्रकार से की है, ईश्वर के प्रति है या फिर प्रकृति के प्रति है या फिर देश के प्रति है, तो किस प्रकार की भक्ति है बता रहे हैं। तो पहला पद हमने जैसे लिख लिया और हमको समझ में नहीं आ रहा, तो दोनों पद को जैसे अलग कर लिए, देश और भक्ति को अलग अलग कर दिए, और उसके बाद में कौन सी कारक विभक्ति लग रही है, तो इससे हमको पहला पद और दूसरे पद में क्या कारक विभक्ति लगेगा ये भी समझ में आ जाएगा, और किस प्रकार से पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बता रहा है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो देश यहाँ पर क्या होगा, देश के लिए भक्ति, तो भक्ति किस प्रकार की है, किसके लिए है, देश के लिए, देश के लिए भक्ति, ये हो गया। उसके बाद में अगला देखिए हस्तांतरित, हस्तांतरित, हस्तांतरित है, तो अब देखो हस्तांतरित माने क्या होगा, हस्त यानी क्या होता है, हाथ होता है, और स्थानांतरित बोल रहा है, तो क्या होगा उसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, तो यहाँ पर स्थान तो नहीं है, हस्त है, हस्त है तो क्या हो जाएगा, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, ये हो गया आपका। अब अगला देखिए ऋण मुक्त, ऋण मुक्त बोल रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले पद को लिख लेंगे ऋण, पहला पद लिख लिए ऋण। अब उसके बाद दूसरा पद समझ में आ रहा है मुक्त है, तो इसको क्या ऐसा, इसमें हम क्या कारक विभक्ति लगेगी इसको देखना है, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ये हो गया आपका।
ऋण से मुक्त। तो हम लोग देखो यहाँ पर अभी इतने उदाहरण के द्वारा, इसके अन्य और भी उदाहरण है, तो इन उदाहरणों के द्वारा आप और भी कई उदाहरण रहेंगे जिसके जैसे कि तत्पुरुष समास आपको दिया रहेगा, तो इन उदाहरणों के द्वारा आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से हम इसमें कारक विभक्ति लगाते हैं और कैसे भी पहले पद और दूसरे पद को तोड़ करके उसमें कारक विभक्ति लगा करके उसको समझे हैं। तो इससे हमको समझ में आ गया कि तत्पुरुष समास क्या है। अगर मान लीजिए कभी समास विग्रह करके दिया रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला पद और दूसरा पद देख लेंगे कि पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है, साथ में इसमें कारक विभक्ति लगी रहती है। तो कारक विभक्ति अगर लगा हुआ रहेगा तो ये तत्पुरुष समास है करके आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। रसोई घर के का होगा रसोई के लिए घर, राजपुत्र का होगा राजा का पुत्र, धनहीन धन से हीन, देशवासी देश का वासी, जन्मांध जन्म से अंधा, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, हस्तांतरित एक हाथ से दूसरे हाथ, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त। उसी प्रकार से स्नान गृह दिया रहेगा तो स्नान के लिए गृह। तो ऐसे ही आप कई प्रकार के जैसे आपको दिए रहेंगे अगर उदाहरण, तो आप लोग आसानी से तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। आगे की क्लास में हम लोग आगे का समास को पढ़ेंगे उदाहरण और परिभाषा के